नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे फॉर्म 15 और फॉर्म 15 जो कि फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस से रिलेटेड है। जब भी इंडिया के बाहर पेमेंट किया जाता है, किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया जाता है, तो ये दोनों फॉर्म हमको फाइल करने होते हैं। तो फाइल करने की क्या प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस आज हम समझेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दोनों फॉर्म क्या होते हैं, कब हमको फाइल करना जरूरी होता है, कौन से ट्रांजेक्शन है जब ये फॉर्म हमको फाइल नहीं करने हैं। तो उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स आज हम पहले पहले ये समझ लेते हैं। फॉर्म 15 सीए क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी नॉन रेसिडेंट जो कि कंपनी नहीं है या फिर किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट करता है और वो पेमेंट इंडिया में टैक्सेबल है, चार्जेबल है, तो उसको उस अमाउंट पर टीडीएस करना होता है। और ये टीडीएस डिडक्ट करके ये टीडीएस की अमाउंट कहाँ जमा कराएगा? गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवा देगा। ये जो टीडीएस होता है वो सेक्शन 195 के अंतर्गत होता है। हम अब जो फॉरेन में हम पेमेंट भेज रहे हैं, नॉन रेसिडेंट को जो हम पेमेंट कर रहे हैं और साथ में जो टीडीएस कर रहे हैं, इसकी डिटेल देने हमको गवर्नमेंट को देनी होती है। तो ये जो डिटेल हम इस पेमेंट की डिटेल जो हम जिस फॉर्म में देते हैं, वो फॉर्म कहलाता है फॉर्म 15 सीए। जब भी हमको पेमेंट करना है इस तरह का नॉन रेसिडेंट को, तो उस पेमेंट को करने से पहले फॉर्म 15 सीए फाइल करना ज़रूरी होता है। और ये फॉर्म 15 सीए जो पेमेंट कर रहा है, जो रेमिटर है, उसके द्वारा फाइल किया जाता है। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जबकि हमको एक सर्टिफिकेट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना होता है और ये सर्टिफिकेट लिया जाता है, वो फॉर्म 15 सीबी में लिया जाता है। और ये फॉर्म 15 सीबी हमको फॉर्म 15 सीए फाइल करने से पहले लेना होता है। फॉर्म 15 सीबी क्या होता है? जब भी कुछ, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जबकि हमको इस चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म सर्टिफिकेट लेना होता है। तो ये जो सर्टिफिकेट हम जिस फॉर्म में लेते हैं वो होता है फॉर्म 15 सीबी, जो कि ये भी ऑनलाइन ही सबमिट किया जाता है। लेकिन ये फॉर्म कौन सबमिट करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट सबमिट करता है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट होता है। और ये सर्टिफिकेट हमको तब लेना होता है जबकि जो पेमेंट है पूरे साल में, जो हम नॉन रेसिडेंट जो कि कंपनी नहीं है या फिर किसी फॉरेन कंपनी को पूरे साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं। एक तो हमने नॉन रेसिडेंट को 5 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया और साथ में असेसिंग ऑफिसर से सेक्शन 195 या सेक्शन 197 से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया। ये सेक्शन 195 197 का सर्टिफिकेट कौन सा होता है? जब जिसमें कि कम लो टीडीएस, कम रेट से टीडीएस या फिर नील टीडीएस का ऑर्डर दिया जाता है। तो ये जो, यदि आपके पास लो टीडीएस, नील टीडीएस का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है और आपका जो पेमेंट है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट 15 सीबी लेना होता है। 15 सीबी जो होता है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है जो पेमेंट की डिटेल्स है उसको, टीडीएस रेट, टीडीएस डिडक्शन और दूसरी जो डिटेल्स होती है और नेचर एंड पर्पस ऑफ रेमिटेंस, वो सारी डिटेल्स को क्या करता है? सर्टिफाई करता है। वो देखता है कि क्या सही रेट से टीडीएस हुआ है या नहीं हुआ है, वो इस तब जाके वो सर्टिफाई करता है। फॉर्म 15 सीबी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा फाइल किया जाता है। अब हम समझते हैं कि फॉर्म 15 सीए हमको कब फाइल करना होते हैं। उसमें क्या होते हैं? फॉर्म 15 सीए 4 पार्ट में होता है। तो कब कौन सा पार्ट हमको फिल करना है वो हम समझना हमको बहुत ज़रूरी होता है। ये केस टू केस डिपेंड करता है कि आपको फॉर्म 15 सीए में क्या 4 पार्ट होते हैं, तो वो चारों पार्ट आपको अलग-अलग होते हैं, तो आपको केवल एक ही पार्ट आपको फाइल करना होता है। मतलब एक ही फाइल में डिटेल आपको देनी होती है, तो कौन से पार्ट में कब देनी वो हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। पार्ट ए, 15 सीए का जो पार्ट ए है, यदि आपने जो पेमेंट रेमिटेंस आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, देखिए ध्यान रखिए, बात हम सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की नहीं कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यदि फाइनेंशियल ईयर में जो पेमेंट हम कर रहे हैं 5 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो आप, सॉरी, 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो फिर हमको पार्ट ए फिल करना है। ठीक है? यदि 5 लाख रुपए तक है तो आपको कौन सा पार्ट ए फिल करना है? पार्ट बी, यदि जो पेमेंट हम कर रहे हैं पूरे साल में, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं और साथ में हमने असेसिंग ऑफिसर से सेक्शन 195(2), सेक्शन 195(3) या 197 के अंतर्गत ऑर्डर
असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर हमको मिल गया है। एक तो क्या कि पेमेंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो और हमको असेसिंग ऑफिसर से ऑर्डर मिल गया। ये ऑर्डर किस चीज़ का होता है? ये ऑर्डर होता है या तो लोअर टीडीएस करना होता है या टीडीएस नहीं करना होता है। तो इसका ऑर्डर आपको मिल गया हो तो ये इन्फॉर्मेशन पार्ट बी में जाती है। उसके बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी में यदि आपने जो पेमेंट कर रहे हैं पूरे साल में 5 लाख रुपए से ज़्यादा का है और साथ ही यदि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई सर्टिफिकेट फॉर्म 15 सीबी में लिया है, तो फिर हमको पार्ट सी सबमिट करना होता है। अब पार्ट बी और पार्ट सी में सिर्फ यही अंतर होता है कि पार्ट दोनों में 5 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट होता है, लेकिन पार्ट बी तब होता है जबकि हमको असेसिंग ऑफिसर से ऑर्डर मिला हो और पार्ट सी यदि ऑर्डर नहीं मिला है तो फिर आपको सीए सर्टिफिकेट लेना है। मतलब 5 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट पे या तो आपका असेसिंग ऑफिसर का आपको ऑर्डर मिल जाएगा या फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यदि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट आपने लिया है तो फिर वो इंफॉर्मेशन आपको पार्ट सी में देना है। अब बात करते हैं पार्ट डी। यदि जो रेमिटेंस हम भेज रहे हैं वो चार्जेबल टू टेक अंडर द इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स के अंदर चार्जेबल नहीं है, टैक्सेबल नहीं है, तो हमको पार्ट डी सबमिट करना होता है। ठीक है, ये चारों पार्ट को समझना बहुत जरूरी था। इसमें से कोई सा भी आप एक ही पार्ट आपको फिल करना होता है। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म 15 सीए? जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो व्यक्ति नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करता है, जो कि नॉन रेसिडेंट भी कौन, जो कि कंपनी नहीं है या फिर फॉरेन कंपनी को पेमेंट करता है, उस व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फॉर्म 15 सीए फाइल करें। क्या फॉर्म 15 सीबी को फाइल करना मैंडेटरी है? तो नहीं, ये फॉर्म 15 सीबी केवल तभी फाइल किया जाता है जबकि 5 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन रेमिटेंस होता है और साथ में आपने क्या किया है, कोई सर्टिफिकेट भी असेसिंग ऑफिसर से नहीं लिया है, तब आपको फॉर्म 15 सीबी फाइल करना होता है। कैन फॉर्म 15 सीए बी विड्रॉन? नहीं, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है कि आप फॉर्म 15 सीए को विड्रॉ कर सकें। फॉर्म 15 सीए एंड सीबी नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। अब हमको कब फर्निश्ड नहीं करना होता है, इसकी एग्जाम्पशन भी दी हुई है। ऐसा नहीं कि सभी ट्रांजेक्शन के टाइम हमको फॉर्म 15 सी और सीबी फाइल करना है। अब हमको देखना है कि ये फाइल रिक्वायरमेंट इसकी कब नहीं होती है। सबसे पहले तो यदि जो रेमिटेंस किया जा रहा है वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है, यदि जो पेमेंट कर रहा है वो इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, और उस पेमेंट को करने के लिए आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो इंडिविजुअल के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है और आरबीआई के द्वारा अप्रूवल लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस स्थिति में फॉर्म 15 सी और सीबी को फाइल करने की हमको आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि क्या रेमिटेंस इज ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड अंडर रिलेवेंट पर्पस कोड एज पर आरबीआई। आरबीआई ने कुछ पर्पस कोड भी दिए हुए हैं। पर्पस कोड मतलब इस पर्पस के लिए यदि ये ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, पेमेंट किया जाता है, तो वो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं तब भी आपको फॉर्म 15 सी और सीबी फाइल नहीं करना होते। तो पर्पस कोड की 33 पर्पस कोड आरबीआई ने बताए हैं। इसकी पूरी लिस्ट निकाली गई है, जो कि आपको अगर वो जो पूरी लिस्ट जो है वो रूल 37 बीबी में कवर होती है। इस रूल्स में आने वाले, इस लिस्ट में आने वाला जो भी पर्पस है उसके लिए यदि पेमेंट करते हैं तो हमको फॉर्म 15 सी और सीबी फाइल नहीं करना है। जैसे कि इंडियन इन्वेस्टमेंट अवार्ड इन इक्विटी कैपिटल शेयर्स, इस तरह से ये सारे आपके ट्रांजेक्शन है। टोटल 33 ट्रांजेक्शन है। आप चाहें तो आप स्लाइड को, वीडियो को रोक कर ये ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। ये 33 ट्रांजेक्शन है जिनमें को हमको सीए और फॉर्म फाइल नहीं करने होते हैं। चलिए अब हम इसको चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। यदि आप जो पेमेंट कर रहे हैं, जो रेमिटेंस है वो टैक्सेबल है, यस, यदि वो टैक्सेबल है और यदि टैक्सेबल है, अच्छा रेमिटेंस टैक्सेबल है कैसे आप समझेंगे, तो यदि जो आप रेमिटेंस कर रहे हैं वो नॉर्मल इंडिया में यदि आप उसका पेमेंट करते
तो क्या वो टैक्सेबल था? जैसे कि हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं या फिर डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं, तो यदि वो इंडिया में टैक्सेबल है, कोई प्रोफेशनल टेक्निकल फी का पेमेंट कर रहे हैं, यदि वो इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं, ये आप देख लीजिए। यदि आप वो रेमिटेंस यदि टैक्सेबल है, यदि यस टैक्सेबल है और यदि वो 5 लाख रुपए से फिर आपको देखना है कि क्या वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा का फाइनेंशियल ईयर में ट्रांज़ैक्शन हुए हैं? यदि हुए हैं, तो क्या आपको सर्टिफ़िकेट मिला है अंडर सेक्शन 195, 197? यदि आपको असेसिंग ऑफिसर का सर्टिफ़िकेट मिला है, तब आपको फॉर्म 15 सीए में पार्ट बी फाइल करना है, क्योंकि आपको क्या मिल गया है? 5 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट है और सर्टिफ़िकेट भी असेसिंग ऑफिसर से मिल गया, तो हम 15 सीए का पार्ट बी फाइल करेंगे और जब पार्ट बी फाइल किया जाता है, तब फॉर्म 15 सी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। 5 लाख रुपए से देखिए रेमिटेंस जो है टैक्सेबल है, 5 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट नहीं है, तब आपको फॉर्म 15 सीए का पार्ट ए फाइल करना है। पार्ट ए क्यों फाइल करना है? क्योंकि जो रेमिटेंस है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं है और पार्ट ए भी जब फाइल करते हैं तब फॉर्म 15 सीबी की एप्लीकेबल नहीं होता है। 15 सीबी सिर्फ और सिर्फ जब पार्ट सी फॉर्म 15 सीए का पार्ट सी फाइल किया जाता है तभी होता है, बाकी केसेस में नहीं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि यदि रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं है, यदि रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है? ये पहले जो अभी हमने देखे थे ना कि वो कौन-सी स्थिति है जबकि हमको ये फॉर्म 15 सी और सीबी फाइल नहीं करना है। यदि इस पर्पस कोड की लिस्ट में आप का नेचर स्पेसिफाइड है आपके पेमेंट का, उस पर्पस कोड में अगर आप आते हैं, यदि आते हैं तो आपको 15 सी और सीबी दोनों ही फाइल नहीं करना है और यदि आप ये एग्ज़म्पशन में नहीं कवर होते हैं, तो फिर आपको फॉर्म 15 सीए का पार्ट डी आपको फाइल करना है, यानी जो रेमिटेंस था वो टैक्सेबल नहीं है और साथ में वो एग्जेम्पशन लिस्ट में भी नहीं आ रहा है, टैक्सेबल भी नहीं है और एग्जेम्पशन लिस्ट में भी नहीं आ रहा है, तो हम कौन सा पार्ट फाइल करेंगे? हम पार्ट डी फाइल किया जाता है और 15 सीबी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 15 सीबी सिर्फ और सिर्फ पार्ट सी के साथ ही फाइल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीए को कौन वेरीफाई करता है। तो फॉर्म कैसे वेरीफाई होगा? तो फॉर्म 15 सीए जो है वो तो डीएससी या ईवीसी दोनों से ई वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन यदि आपके डीएससी रजिस्टर्ड है तो फिर आपको डीएससी से ही उसको ई वेरीफाई करना है। फॉर्म 15 सीबी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा फाइल किया जाता है वो डीएससी के द्वारा ही ई वेरीफाई किया जाएगा। क्या फॉर्म 15 सी और सीबी ऑनलाइन फाइल किए जा सकते हैं और इसको कब फाइल करना होता है? फॉर्म 15 सी और सीबी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में फाइल किए जा सकते हैं, लेकिन फॉर्म 15 ये दोनों फॉर्म जो है ऑफलाइन यदि आप फाइल करते हैं तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफलाइन यूटिलिटी सर्विस आपको यूज करनी होगी। लेकिन ऑफलाइन यूटिलिटी से आप फॉर्म तो तैयार कर लेंगे, लेकिन वो फॉर्म आपको सबमिट कहाँ करना होगा? इनकम टैक्स की साइट पर जाकर सबमिट करना होगा या फिर आप ऑनलाइन सबमिट कर दें तो ऑनलाइन आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाकर आपको सबमिट करना होगा। तो ईज़ी यही रहेगा कि आप उसको ऑनलाइन ही सबमिट कर दें। इसके लिए कोई टाइम लिमिट ऐसे बताई नहीं गई है, लेकिन पेमेंट करने से रेमिटेंस भेजने से पहले आपको ये दोनों फॉर्म सबमिट करने होते हैं। और फॉर्म 15 सीबी तो फॉर्म 15 सीए से भी पहले फाइल करना होता है क्योंकि फॉर्म 15 सीबी का जो रेफरेंस होता है वो 15 सीए में देना होता है। 15 सीए फाइल करने के लिए क्या ज़रूरी होते हैं? तो आपके पास इनकम टैक्स का एक रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी होता है इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पे यदि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो आप फॉर्म 15 सीए फाइल कर सकते हैं। और सीए की रिक्वायरमेंट कब होती है? सीए की रिक्वायरमेंट तब होगी जब फॉर्म 15 सीए का पार्ट सी फाइल करना होता है, तो इसके और ये फॉर्म 15 सीबी जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा फाइल किया जाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल पर एज ए टैक्स प्रोफेशनल उनको अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी होता है, तभी वो फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 15 सीए में कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन लगती है? तो सबसे डिटेल्स ऑफ रेमिटर की डिटेल्स होती है उसमें, जिसमें कि रेमिटर के नेम, एड्रेस, पैन नंबर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस, ईमेल एड्रेस, स्टेटस ऑफ रेमिटर। एक तो रेमिटर की डिटेल्स रहती है,
उसके बाद रेमिटी की डिटेल, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नेम, स्टेटस, एड्रेस, कंट्री, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सारी डिटेल्स आती है। डिटेल्स ऑफ रेमिटेंस, जो पेमेंट हम कर रहे हैं, कंट्री टू विच रेमिटेंस, कौन सी कंट्री में पेमेंट कर रहे हैं, उसकी करेंसी क्या है, अमाउंट क्या है, पर प्रपोज्ड डेट क्या है, कौन सी डेट पे किया जाना है, नेचर ऑफ रेमिटेंस क्या है, सारी डिटेल इसमें रहेगी। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ रेमिटेंस के बाद बैंक डिटेल्स, किस रेमिटर की कौन सी बैंक का नाम, उसकी ब्रांच, बीएसआर कोड की डिटेल भी उसमें 15 सीए में रहती है। 15 सीए को फाइल करने के लिए क्लाइंट को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी होती है, तो उसको डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं। रेमिटी से उसको डॉक्यूमेंट लेने होते हैं। किसको लेने होते हैं? जो पेमेंट कर रहा है, रेमिटर है, उसको रेमिटी से डॉक्यूमेंट लेने होते हैं। तो फॉर्म 10F ड्यूली फिल्ड बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द रेमिटी, takes residency certificates from the remittee, takes registration of the country in which remittee is registered। उसके बाद एक तीसरा लेना होगा उसको डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट दैट द रेमिटी डज नॉट हैव एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये तीनों डॉक्यूमेंट उसको क्लाइंट से लेने होते हैं। फॉर्म 15 सी कैसे फाइल करना है वो अब हम देखेंगे। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें। उसके बाद ये सर्च बॉक्स में आप 15 CA डालकर आप सर्च कर लें, और नहीं तो आप अदर्स सोर्स ऑफ इनकम नॉट रिलेवेंट पर क्लिक करके सारे फॉर्म में से अपना 15 CA सर्च कर लें। और यदि आप पहले से ही फॉर्म आप फिल कर रहे थे तो आपको यहाँ रिज्यूम का ऑप्शन भी आएगा। इससे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, फिर नया फॉर्म भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सबमिशन मोड सिलेक्ट करना है कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन। तो आप ऑनलाइन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फाइलिंग टाइप ओरिजिनल या रिवाइज वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होता है, पार्ट A, B, C, D। इसके मैं डिटेल में आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपकी 5 लाख रुपए से कम इनकम है तो पार्ट A सिलेक्ट करें। यदि आपकी 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है और असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर मिला हुआ है तो पार्ट B सिलेक्ट करें। यदि 5 लाख से ज़्यादा इनकम है और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना है तो पार्ट C सिलेक्ट करें। और यदि आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, एग्जाम्प्ट है, तो पार्ट डी सिलेक्ट करें। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। यदि पार्ट ए सिलेक्ट करते हैं तो आप इसमें आपको रेमिटर डिटेल्स देना है। उसके बाद रेमिटी डिटेल्स, रेमिटेंस डिटेल्स और वेरिफिकेशन देना है। रेमिटर डिटेल्स आपकी खुद की डिटेल्स है। ये आपके प्रोफाइल सेक्शन से आपका नाम, पैन नंबर, रेमिटर स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल्स ले लेगा। तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई रिक्वायर्ड पर क्लिक करके ये डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। यदि कुछ इसमें चेंज करना हो तो आप प्रोफाइल सेक्शन में जाकर चेंज कर लें, तो ये ऑटोमेटिक आपका अपडेट भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डिटेल्स जाके चेक कर लें, उसको सेव कर दें। फिर उसके बाद आपको रेमिटी डिटेल्स पर आना है। रेमिटी डिटेल्स में नेम, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल्स रहेगी। उसके बाद रेमिटेंस की डिटेल्स और जो आप अमाउंट और बैंक डिटेल इसमें आएगी, और उसके बाद वेरिफिकेशन। चलिए, अब रेमिटी की जो डिटेल्स है उसमें आता है आपको नेम ऑफ रिसिपेंट ऑफ रेमिटेंस। फिर उसके बाद आपको स्टेटस सिलेक्ट करना है रेमिटी का। ये सारी डिटेल किसकी आएगी? रेमिटी की। फिर रेमिटी का एड्रेस लेना है, कौन सी कंट्री है, कौन सी बिल्डिंग है, उसका पूरा पिन कोड है, पोस्ट ऑफिस है, एरिया, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर लेना है आपको, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और उसको इस तरह से आप सेव कर दें। उसके बाद आपको रेमिटेंस की फ़ंड ट्रांसफ़र की डिटेल्स देना, जो अमाउंट आप रेमिट कर रहे हैं उसकी डिटेल आएगी। फिर सबसे पहले तो कंट्री टू विच रेमिटेंस इज़ मेड, तो कौन सी कंट्री में आप रेमिटेंस भेज रहे हैं, अमाउंट पेबल इन फॉरेन करेंसी। उसके बाद इंडियन रुपीज़ में क्या अमाउंट है, IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच ऑफ द बैंक, BSR कोड, नेम ऑफ द ऑथोराइज्ड डीलर, ब्रांच एड्रेस ऑफ द ऑथोराइज्ड डीलर, प्रपोज डेट ऑफ रेमिटेंस, सारी डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद सेव कर दें। अब आपने यदि पार्ट बी आप सिलेक्ट करते हैं, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको शो भी होता जाएगा कि आपने ये वाले, इसलिए ये सारे आपके ग्रीन टिक लगने चाहिए इसके ऊपर।
आपको सभी पे, भले ही आप कुछ चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है और अंदर जाकर सेव करना है, उसके बाद ही ये कंप्लीट माना जाता है। चलिए, यदि आप पार्ट बी सिलेक्ट करते हैं तो पार्ट बी में वही डिटेल रहेगी, लेकिन एक डिटेल आपकी बढ़ जाएगी, असेसिंग ऑफिसर की डिटेल्स। असेसिंग ऑफिसर की डिटेल्स में क्या आ जाएगा, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सेक्शन, असेसिंग ऑफिसर नेम, फिर असेसिंग ऑफिसर का डेजिग्नेशन, जो उनका ऑर्डर होगा ना उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। असेसिंग ऑफिसर का डेजिग्नेशन, सर्टिफिकेट डेट और सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। तो पार्ट बी में आपकी एक डिटेल और बढ़ेगी, बाकी डिटेल पार्ट ए जैसी रहेगी। उसके बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए, पार्ट बी के बाद आता है, यदि आप पार्ट सी सिलेक्ट करते हैं। पार्ट सी कब सिलेक्ट करना है, जब 5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है, असेसिंग ऑफिसर से हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ऑर्डर नहीं मिला है, और हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ पर आपको पार्ट सी सिलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही आप पार्ट सी सिलेक्ट करेंगे वो आपसे पूछेगा असाइन फॉर्म 15CB टू CA। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि आप पार्ट सी सिलेक्ट करते हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। वो सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में मिलता है, फॉर्म 15CB। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये फॉर्म 15CB असाइन करना होता है। तो असाइन करने के लिए हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद असाइन फॉर्म 15CB टू CA। अब यहाँ पर आपको डिटेल देखनी, डिटेल वही आपकी रेमिटी डिटेल्स, फिर रेमिटेंस की डिटेल्स, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल्स और अटैचमेंट्स। आपको जो जो अटैचमेंट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देने हैं ताकि वो सर्टिफाई कर सके, वो सारे अटैचमेंट आपको यहाँ पर अटैच करने होते हैं। ये सारी डिटेल्स देने के बाद यहाँ असाइन टू CA पर क्लिक करना है आपको। इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि आप CA को तभी यहाँ पर असाइन कर सकते हैं आपको यहाँ पर, जबकि आपने CA को अपने प्रोफाइल अपने यहाँ पर ऐड किया हुआ। पहले मतलब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐड करना होगा, तो ऐड करना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऑथोराइज पार्टनर्स जो ऑप्शन दिखता है ना, ऑथोराइज पार्टनर्स, यहाँ पर आपको माय चार्टर्ड अकाउंटेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे 8CA, यहाँ 8CA पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबरशिप नंबर, वो नाम अपने आप ले लेगा, फिर कब से वो वैलिड है और कब तक वैलिड रहेगा, तब ये आपको यहाँ पर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दें, तो इससे आपका क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐड हो जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐड हो जाए उसके बाद फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाकी डिटेल तो सेम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल्स है वो देख लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो आप जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द अकाउंटेंट, जो उनका मेंबरशिप नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है, और उसके बाद वो नेम खुद ही ले लेगा, या फिर आप अपना उसका नेम यहाँ पर, नेम ऑफ द अकाउंटेंट साइनिंग द सर्टिफिकेट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा उसका नाम आपको देना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ये सारी डिटेल हो जाती है, उसके बाद असाइन टू CA पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने मैसेज आ जाएगा असाइन टू द CA सक्सेसफुली। ये आपका फॉर्म 15CB आपने CA को असाइन कर दिया। अब जैसे ही आप फॉर्म 15CB CA को असाइन करेंगे, वो मैसेज किसके पास पहुंच जाएगा, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। तो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट पे फिर डिपेंड करता है कि वो आपको एक्सेप्ट करता है फॉर्म या नहीं करता है। वो यदि एक्सेप्ट करता है तो वो फॉर्म 15C में सारा चेक करके, पूरी डिटेल चेक करके वो फॉर्म 15CB को सबमिट कर देगा। अब वो सबमिट कर देगा तो वो आप कहाँ से देखेंगे, तो इसके लिए आपको आना है यहाँ पेंडिंग एक्शन में आएंगे आप। पेंडिंग एक्शन में आके वर्क लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। आप जब वर्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म 15CB दिख जाएगा, फॉर्म पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस। अब क्या करना होगा, उसने तो देखिए अपलोडेड बाय CA, उसने तो फॉर्म 15CB अपलोड कर दिया। अब इस 15CB को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 15CA फाइल करने से पहले आपको 15CB सबमिट होना ज़रूरी है। इसलिए जब तक आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप 15CA भी फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करें, और या फिर कुछ चेंजेस करवाने हैं तो आप रिजेक्ट करके वापस से CA से चेंज करवाएं और फिर एक्सेप्ट करें। चलिए, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये तो हुई पार्ट C की डिटेल। अब उसके बाद आते हैं पार्ट D। यदि पार्ट D सिलेक्ट करते हैं तो पार्ट D में वही रेमिटेड की डिटेल्स,
रेमिटी की डिटेल्स, रेमिटेंस की डिटेल्स और वेरिफिकेशन, ये चारों डिटेल आपको देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी पार्ट की डिटेल हो जाने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म 15CA का पूरा प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। इसको आप चेक कर लें, यहाँ पे देख लिए एडिट का ऑप्शन है, आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोसीड टू ई वेरीफाई करना है। प्रोसीड टू ई वेरीफाई करेंगे तो आप अपने या तो अपने डिजिटल डीएससी यदि रजिस्टर्ड है तो डीएससी से या अपने ईवीसी से भी आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, तो यस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि फॉर्म 15CB कैसे फाइल करना है। जैसे मैंने बताया था कि फॉर्म 15CB जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा फाइल किया था। फॉर्म 15CA क्लाइंट के द्वारा खुद के द्वारा फाइल किया था, लेकिन 15CB जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा फाइल किया था। तो उसको इनकम टैक्स की साइट पर आकर लॉगिन करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉगिन वो अपने जो टैक्स प्रोफेशनल वाली आईडी और पासवर्ड है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप क्लाइंट के द्वारा फॉर्म 15CB सीए को असाइन किया जाता है तो उस सीए को क्या करना होता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो सबसे पहले वो फॉर्म एक्सेप्ट कर ले या पेंडिंग एक्शन में आकर वर्क लिस्ट में जाए। वर्क लिस्ट में जाके फॉर्म 15CB को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लिया, अब उसके बाद अब उसको क्या करना है, फॉर्म 15CB फाइल करना है। तो इसके लिए वो ई फाइल में आकर इनकम टैक्स फॉर्म इनकम टैक्स में फाइल में आकर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करने के बाद फॉर्म 15CB यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च कर लें। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एन अकाउंटेंट फॉर्म 15CB आपको दिखेगा, यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक कर दें। फॉर्म 15CB ओपन हो गया है। सबमिशन मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपना फाइलिंग टाइप ओरिजिनल या रिवाइज सिलेक्ट करें। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। पेन नंबर आपको अपना जो भी क्लाइंट है आपका जो कि पेमेंट कर रहा है उसका पैन नंबर या टेन नंबर यहाँ पर इंटर करके प्रोसीड पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको फॉर्म 15CB में क्या क्या फिल करना है देख लें। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेशन का करना है। उसके बाद रेमिटी की डिटेल्स आएगी, रेमिटेंस की डिटेल्स है, टैक्सेबिलिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विदाउट कंसिडरिंग DTA, इफ इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया एंड एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर DTAA, और अकाउंटेंट की डिटेल्स। अच्छा, ये इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है कि जब आपको यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना है, उसमें एडिट करना है तो एडिट करें। उसके बाद आप सेव करें तो यहाँ पर कंप्लीट का ऑप्शन कंप्लीटेड लिखा हुआ आना चाहिए। जब तक सभी पे ग्रीन टिक नहीं आ जाते तब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे। उसके बाद ही आप आगे कुछ प्रोसेस कर पाएंगे। तो सारी डिटेल, एक तो जो क्लाइंट ने फॉर्म 15CA फाइल किया है वो फॉर्म 15CA से वो बहुत सारी डिटेल्स आपको इसमें आ जाएगी। तो आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको इसमें मिल जाएगी, आपको सिर्फ चेक करना उसमें रहेगा। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करें, प्रीव्यू देख ले। प्रीव्यू को आप एडिट कर ले या डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर जाए। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, यस क्लिक कर लें। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ई वेरीफाई अपने डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही कर सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर से ई वेरीफाई करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर UDIN भी आपको यहाँ पर देना है यदि आप UDIN से फाइल कर रहे हैं। और यदि आप अभी नहीं देके बाद में ये नंबर अपडेट करना चाहें तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, आई डू नॉट हैव UDIN, आई विल अपडेट UDIN लेटर। नहीं, हम इसको बाद में अपडेट करेंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आप टिक कर दें, उसके बाद प्रोसीड कर दें। इस तरह से आप फॉर्म 15CB भी फाइल कर सकते हैं।